प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में आज हम हड़प्पा सभ्यता के पतन और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करने में किन चीजों का सहारा लेते हैं, इन दो विषयों पर पढ़ेंगे। किसी भी सभ्यता का अचानक विलुप्त होना संभव नहीं होता, समय लगता है, लेकिन फिर भी सभ्यता के पतन में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें बाढ़ें, भूकंप इत्यादि शामिल। पर जलवायु परिवर्तन से पहले जो पूरा वस्तुएं, बाटें, मनकें, मोहरें इत्यादि का जो मिलना कम हुआ है, वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सभ्यता पतन की ओर चल पड़ी थी। बच्चों, जो सभ्यता उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में शुष्कांगे दौर तक फैली हुई थी, इस समय तक 1900 ईस्वी पूर्व के बाद लगभग हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही सिमट कर रह गई थी। चोलिस्तान जैसे हड़प्पाई क्षेत्र, विकसित हड़प्पाई क्षेत्र, अब लगभग बस्तियों की वहां जो बसावट है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। पूरा वस्तुएं का जो मिलना है वो धीरे धीरे कम होना। दूसरा जो है लंबी दूरी का व्यापार, हमने पढ़ा है मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था, समुद्री मार्ग से भी था, स्थल मार्ग से भी था, लेकिन अब दोनों ही सभ्यताओं में एक दूसरे के संपर्क के जो साक्ष्य हैं वो मिलने बंद हो गए। शिल्प और लेखन कला का समाप्त होना। शिल्प हमने पढ़ा है कि मुख्य रूप से मनके बनाने की कला जो तटीय क्षेत्रों पे थी, धातु निर्माण कला, मूर्ति कला, ये जो कलाएं थी धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल पड़ी। और लेखन कला, जो इनके लिपि चिन्ह थे, वो भी धीरे धीरे मिलने बंद हो गए। जैसे मुहरों पर, मुद्राओं पर इनका जो अंकन है वो मिलना कम हो गया। आवास निर्माण, आपको पता है हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, जिसमें लोग स्वच्छता के प्रति सचेत थे, एकांतता को लेकर सचेत थे, और इस तरीके से भवनों का निर्माण किया गया था जैसा आज के आधुनिक शहरों में भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन समय के साथ साथ ये तकनीकें खत्म होती चली गई। सार्वजनिक संरचनाएं जैसे अन्नगार हैं, स्नानागार हैं, जो शायद अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी, के साक्ष्य मिलने बंद हो गए। संसाधनों की कमी, मुख्य रूप से हमने पढ़ा कि व्यापार, कृषि, वाणिज्य में जब कमी आई है तो धीरे धीरे लोगों का जो सामाजिक आर्थिक जो जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया, और शायद ये पतन की ओर चलने का मार्ग था। महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सभ्यता के पतन की ओर जाने का है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि जलवायु का इस तरीके से करवट ले लेना कि इंसान का रहना, अस्तित्व रहना खतरे में पड़ सकता है, पड़ जाए। जैसे बाढ़, भूकंप, वनों का कटाव, नदियों का सूख जाना या रास्ता बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग जिससे भूमि बंजर हो गई होगी और कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ा होगा। और कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। अगर आधार स्तंभ ही टूट जाए तो किसी भी सभ्यता का विनाश संभव है। विदेशी व्यापार, हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के साथ जो हमारा व्यापार था वो धीरे धीरे पतन की ओर चल पड़ा था। एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में जो संपर्क के जो साक्ष्य हैं वो मिलने बंद हो गए। सभ्यता के पतन के मुख्य बिंदुओं को पढ़ने के बाद एक और जो प्रश्न है, पुरातत्वविद या इतिहासकार अतीत का पुनर्निर्माण किस प्रकार करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का समय लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। उससे पहले भी विकसित हड़प्पा सभ्यता थी और उसके बाद में भी अनुवर्ती सभ्यताएं अस्तित्व में आई। और आपको ध्यान भी है
कि लगभग 1000 साल लग गए हड़प्पाई शहरों को फिर से विकसित होने में। इन चीजों का जो सबसे पहले जो पॉइंट है, खोजों का वर्गीकरण। पुरातत्वविद जितने भी अवशेष, जितने भी खोज हमें मिले हैं मुख्य रूप से पुरावस्तु में, उनके आधार पर ही हम अतीत को जोड़ पाते हैं। आधुनिक समय में अतीत को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, इस विषय पर आज हमें पढ़ना है। जब भी कोई पुरावस्तु मिलती है तो यह तो किसी भी सभ्यता को जोड़ने का, पढ़ने का सबसे पहला प्रमाण है और यहीं से ही पुरातत्वविदों का काम शुरू होता है। पुरावस्तुएं दो भागों में बांटी जा सकती हैं। मुख्य रूप से प्रयोग, सामान्य रूप में प्रयोग की गई वस्तुएं। अब इनमें मृद भांड, औजार, आभूषण या घरेलू सामान हो सकते हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी या सरकंडे जैसी वस्तुएं भी सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती रही हैं, लेकिन इन जैविक पदार्थों का सुरक्षित बचना उष्णकटिबंधीय जलवायु में थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए सामान्य रूप से प्रयोग की गई वस्तुओं पर ही हम ज्यादा निर्भर कर पाते हैं। और दूसरा है उपयोगिता के आधार पर प्रयोग की गई वस्तुएं। पुरातत्वविद यह जानने की कोशिश करते हैं कि खुदाई में मिले हुए अवशेष या वस्तुएं उपयोग में कैसे लाई जाती होंगी। कोई भी पुरावस्तु, कोई औजार है, आभूषण है या दोनों है, या किसी अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है, इसका वर्गीकरण करना पुरातत्वविदों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वे आधुनिक समय में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से इन वस्तुओं की समानता ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे मनके, चक्कियां, पत्थर के फलक और पात्र आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। पुरातत्वविद आज के संदर्भ में जो प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनसे इन वस्तुओं का, जो पुरा वस्तुएं हैं, का समानता ढूंढने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, पुरातत्वविद ये देखने की कोशिश करते हैं कि मिली हुई वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है। वो किसी घर से मिली है, कि नाले से मिली है, किसी भट्टी से मिली है या किसी कब्र से मिली है। आमतौर पर बच्चों वही वस्तुएं मिल पाती हैं जो या तो फेंक दी गई होंगी या उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होगा। जो भी बहुमूल्य या अक्षत वस्तुएं थी, वो तो संचय कर ली गई होंगी, किसी स्थान पे दब गई होंगी, खो गई होंगी। दूसरा, जो पुरातत्वविदों के सामने जो पुरा वस्तुएं इकट्ठी करने के बाद जो महत्वपूर्ण समस्या आती है, वो है व्याख्याओं की समस्या। व्याख्या का अर्थ है कि कोई पुरा वस्तु किस तरीके से इस्तेमाल की जाती होगी या किस तरीके से वो जीवन शैली में रस बस गई होगी। इसको समझने के लिए भी पुरातत्वविदों को हमेशा अपने अनुभवों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब कोई वस्तु व्याख्यायित नहीं हो पाती या व्याख्या करना मुश्किल होता है, तो हम उन्हें धार्मिक विश्वासों से जोड़कर देखते हैं। जैसे फोटो में दिखाया गया है, आभूषणों से लदी हुई एक स्त्री की फोटो है और इसे शायद मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। एक फिरंगी जानवर मिला है, पालथी मारकर योगी की मुद्रा में पशुओं से घिरा हुआ एक आद्य मानव मिला है। इन सब को मिला के धार्मिक विश्वासों को संकलित करने का या धार्मिक विश्वासों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। दो चीजें मुख्य रूप से पढ़ी हैं बच्चों हमने, कि खोजों का वर्गीकरण, जिसमें सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली वस्तुएं या उपयोगिता के आधार पर प्रयोग की गई वस्तुएं। और उपयोगिता भी दो तरीके पढ़े हमने। एक तो आज के संदर्भ में जो वस्तुएं इस्तेमाल हो रही हैं, उनसे हम समानता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये कि ये वस्तुएं मिली कहाँ थी, स्थान कौन सा था। दोनों को जोड़कर हम अतीत को पढ़ने का, पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है व्याख्या की समस्याएं,
पुरातत्वविदों के सामने ये मुश्किल खड़ी होती है कि किसी भी वस्तु की व्याख्या कैसे की जाए। तो प्रयोग में होने वाली, उपयोगिता में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का व्याख्या करना आसान होता है, लेकिन जो वस्तुएं हमने आज तक देखी नहीं है और जो हमारे लिए बिल्कुल प्राचीन है, और वो भी उस समय जब हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो सिर्फ अंदाजों से, अनुमान पर आधारित ये व्याख्या हम कर पाते हैं। जैसे धार्मिक विश्वासों से इन वस्तुओं को, इन प्रतिमाओं को, इन चित्रों को जोड़ दिया गया है। आशा करती हूँ कि प्रथम अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियां आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। महत्वपूर्ण टॉपिक्स करवाने का प्रयास किया है, लेकिन आप खुद भी मैप्स पे इन परिस्थितियों, इन मुख्य केंद्रों को, भौगोलिक विस्तार को, पतन के समय जो बस्तियां सीमित हो गई हैं, इनको समझने का प्रयास करो बच्चों। धन्यवाद।